नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें, जम्मू कश्मीर में इन दिनों बुलडोजर गरज रहा। घाटी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा। बड़ी संख्या में जमीन से कब्जा हटवाया जा चुका है और कार्रवाई अभी भी जारी है। इसको लेकर जहां स्थानीय लोगों में आक्रोशित वहीं विपक्षी नेता लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस जमीन को लोगों ने मेहनत से सींचा है उसे अब उनसे छीना जा रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर को चाहिए रोजगार, बेहतर व्यापार और प्यार, मगर उन्हें मिला क्या? भाजपा का बुलडोजर। कई दशकों से जिस जमीन को वहां के लोगों ने मेहनत से सींचा है उसे उनसे छीना जा रहा। अमन और कमर्शियत की रक्षा जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। जी हां, आपको बता दें, बिहार में 1 अप्रैल अपार्टमेंट में फ्लैट, दुकान और ऑफिस के लिए जगह खरीदना महंगा होने जा रहा। दरअसल बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए नियम को लागू करने से होने वाले घाटे को दूर करने के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रही। इसके तहत रेरा के नए नियम से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए राज्य के सभी जिला अवर निबंधक से प्रस्ताव मांगा गया है। निबंधन विभाग के अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि घाटे की भरपाई दुकान और ऑफिस का रजिस्ट्री शुल्क मर्ज कर 15 से 30% बढ़ोतरी करने पर होगी। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार मैं मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में गुरुवार 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ। इससे पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख 16 फरवरी निर्धारित की थी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी के पास भेजा गया है। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की है कि हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च को है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत 10 फरवरी 2023 से हुई है। लोग हज समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, अल्पसंख्यक मामलों को मंत्रालय ने 6 फरवरी को नई हज नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत हज यात्रा के लिए आवेदन पत्र मुफ्त में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही हज यात्रा के लिए पैकेज की राशि 50,000 रुपये कम की गई है। नई हज नीति को साझा करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था की गई है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जगह रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को साल 2019 में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उससे पहले कोश्यारी नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी रविशंकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें यहाँ का नया राज्यपाल बनाया गया है। कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की स्थित चेता बागर में गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की है और उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में आचार्य की पदवी प्राप्त की है। जी हां, आपको बता दें, नई दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद का अधिवेशन चल रहा। अधिवेशन में जमीयत ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप को लेकर दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही जमीयत ने तुर्की में आई त्रासदी में लोगों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पास किया है। जमीयत चीफ महमूद मदनी के तुर्की की मदद के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को धन्यवाद दिया था। मदनी ने कहा था कि तुर्की मदद करने के सरकार के प्रयास केवल प्रकाशिकी के लिए नहीं है, बल्कि संकट के समय में हमारी सरकार तुर्की की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति का अच्छा हिस्सा है। इतना ही नहीं, मदनी ने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत की विदेश नीति में बदलाव दीर्घावधि में भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। यह अल्पकालिक लाभ ला सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सही नहीं है। जी हां,
आपको बता दें, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम है जिनके लिए समय बड़ा कीमती है। हैरत की बात यह है कि यही समय उनके लिए कभी बाधा भी नहीं बनता है। देश के सेवा के कामों के आगे पीएम मोदी को न समय सीमा बन पाती है और न ही विपक्ष के आरोपों की झड़ी। कभी सांसद में विपक्ष को आईना दिखा रहे होते तो अगले पल बीजेपी की रणनीति बनाने पार्टी मुख्यालय पहुंच जाते हैं या फिर दिल्ली से दूर किसी राज्य विकास कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होते हैं। यानी एक ऐसा ऑलराउंडर जिस पर देश की जनता को भरोसा है कि वो विपक्ष पद पर ले जा रहा है। संसद में 2 दिन विपक्ष को करारा जवाब देने के बाद 10 फरवरी को लेकर 13 फरवरी तक के 4 दिनों में पीएम मोदी देश भर में करीब 11,000 की में यात्रा करेंगे, 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन 4 दिनों में वो देश के चारों कोने यानी लखनऊ, अगरतला, मुंबई, बेंगलुरु और राजस्थान के दौरे से जाएंगे। 10 फरवरी को पीएम मोदी दिल्ली से लखनऊ रवाना हुए हैं। वहां उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है। जी हां, आपको बता दें, भारत में कोविड-19 के 124 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,843 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक उद्घाटन किए गए आंकड़े के अनुसार संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,750 पर उपरावर्ती हो गई है। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,46,84,118 हो गए हैं। संक्रमण की दैनिक दर 0.10% दर्ज की गई है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.9% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.1% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.81% हो गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।